नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने कंप्यूटर से जुड़े जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था हमने कि अगर आप किसी भी टाइप के सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे जुड़े सवाल तो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और उसी क्रम में हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज की सीरीज़ में देखेंगे। चलिए सबसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और यहाँ पर पूछा गया है डैश डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। डिस्क को जब ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसे ट्रैकिंग कहते हैं, क्या फॉर्मेटिंग कहते हैं, कैशिंग कहते हैं या एलाइटिंग कहते हैं? तो क्या चीज़ इसमें से कही जाती है? तो देखिए, जब आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग आपका सही जवाब होने वाला है, जो कि दूसरा वाला है। आसान सा सवाल है, बस ये है जैसे फॉर्मेट जैसी चीज़ हम देखते नहीं हैं तो इस तरीके के सवाल हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट लगभग बच्चों ने शायद सिस्टम को नहीं किया होगा। इसके बाद 27वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो आपकी कंप्यूटर होता है उसमें जो स्थायी मेमोरी या कह सकें परमानेंट मेमोरी। अब समझिए इस सवाल को, देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझने लायक हैं और मैंने कहा भी था कि जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसके हम थ्योरेटिकल चीज़ें भी समझते रहेंगे ताकि अलग से थ्योरी हमें न पढ़नी पड़े। तो यहाँ पर कह रहा है स्थायी मेमोरी। तो मेमोरी दो तरीके की होती हैं, एक आपकी परमानेंट होती हैं, एक आपकी वोलेटाइल होती हैं। समझ रहे हैं? एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई नहीं होती है। अब अस्थाई मेमोरी से यहाँ पर आशय ये है कि ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी रह जाती हो। जैसे आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए, उसके बाद भी जो मेमोरी रह जाती है उसको परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर अस्थाई मेमोरी किस में होती है? तो जो आपका रैम होता है ये आपका अस्थाई मेमोरी है, ये आपका अस्थाई मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार अपनी जो मेमोरी है उसको हटाता रहता है। फ्लॉपी, इसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बाद में बताऊँगा। अब देखिए, आप जो है सीपीयू देख लीजिए, सीपीयू में तो कोई मेमोरी होती नहीं, तो ये भी गलत जवाब है। सी और रोम, ये भी जैसी कोई चीज़ नहीं है स्टोरेज के लिए, तो इसको भी गलत कर दिया जाएगा। और रोम, अब दो चीज़ है जिसमें परमानेंट टाइप की स्टोरेज होती है, लेकिन जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है इसमें डेटा ज़रूरत के हिसाब से मिटाया भी जा सकता है। लेकिन जो आपका रोम होता है उसमें आप डेटा डाल देते हैं तो फिर मिटाया नहीं जाता है। और रोम का प्रयोग ही यही है कि इसमें जो सिस्टम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है, जैसे सिस्टम को बूट करने ऑन करने वाली फ़ाइल जो होती है वो आपकी रोम में होती है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए किसमें सबसे ज़्यादा अस्थायी आपकी मेमोरी होती है तो वो आपकी रोम ही होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल फाइल आपके सिस्टम की होती है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सिस्टम को बूट करने वाली फ़ाइल या सिस्टम को ऑन करने वाली फ़ाइल कहाँ होती है? तो वो होती है आपकी रोम में, और उसका नाम होता है बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उस फाइल का नाम है जो आपके सिस्टम को ऑन करती है। अगर बात रही इस सवाल की तो वो 5वां जवाब आपका यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखें। देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने सब जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सबके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को क्वेश्चन को उठाया है। देखिए, अगला सवाल है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या जवाब है। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पी रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सवाल क्या है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए, तो वहाँ पर इंटरनल मेमोरी का यूज़ होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। 29वां सवाल हमारा क्या है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट्स डैश डैश कहलाता है। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें आप कोई बदलाव कर रहे हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या है पहले से है और उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं, तो उसको क्रिएटिंग नहीं, क्रिएटिंग तो तब कहेंगे जब नया डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे। एडिटिंग, ये चीज़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि एडिट क्या होता है, फ़ोटो भी एडिट करते हैं ना, तो फ़ोटो आपके पास पहले से रहती है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट भी आपके पास पहले से हो और उसमें कोई बदलाव अगर आप कर रहे हो तो उसको आप एडिटिंग कहते हैं। आसान सा सवाल है, दूसरा जवाब यहाँ पर सही है। देखिए, अगर समझेंगे तो सारा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट एकदम ईजी सा है। चलिए, 30वां सवाल हमारा क्या है, बैकअप क्या होता है? अब ये तो बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ ये शब्द बैकअप जैसा तो आपने सुना ही होगा,
कहीं भी आप देखिए, आप डेटा रख रहे हो और उसको स्टोर करना चाहते हो कि मेन डेटा डिलीट होने के बाद भी आपके पास वो डेटा रह जाए। जैसे जब पुलिस जाती है और फंस जाती है तो कहते हैं बैकअप टीम भेजो, तो जो पहले जाती है वो आपकी बैकअप टीम नहीं होती है, जो बाद में आती है वो बैकअप टीम होती है। ऐसे आपका डेटा भी होता है। जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो तो आपका ओरिजिनल डेटा है, लेकिन उस डेटा के डिलीट हो जाने या उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाने या करप्ट हो जाने के बाद उस डेटा की अगर आप कॉपी रख लेते हो तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं। अब यहाँ पर जवाब में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए दूसरा जवाब जो है, मूल स्रोतों से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। और ये आप व्हाट्सएप में देखते ही होंगे, बैकअप बनता रहता है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, लाइक करके और एक मतलब छोटा सा ही कमेंट नाइस ही लिख दीजिए, या कोई गलती लग रही हो तो गलती भी बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा आप रिस्पॉन्स दे देंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हमें भी लगेगा कि कोई बच्चा हमारे कंटेंट को मतलब अप्रिसिएट कर रहा है, समझ रहे हैं ना उस चीज़ को, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, हम भी इंसान हैं। चलिए 31वां सवाल है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका होगा एडोब एक्रोबैट। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 32वां सवाल है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो कोई भी, अब इसको बहुत आराम से समझिएगा, आपके दिनचर्या के भी चीज़ों में ये शब्द आपने सुना होगा। आपको एक कहानी बता तो देखिए, आप फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं तो क्या चीज़ होती है? आपकी फ़ोटो आ जाती है। अगर फ़ोन 12 मेगापिक्सल का है तो कैसी फ़ोटो आती है, 40 मेगापिक्सल का है तो कैसी आती है, और 48 मेगापिक्सल का है तो कैसी आती है? जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी ही अच्छी आपकी फ़ोटो आती है। लेकिन इसका कारण क्या है कि ज़्यादा मेगापिक्सल होने पे फ़ोटो अच्छी आती है? ये समझ लीजिए। इसका कारण ये है कि जब आपका फ़ोन ज़्यादा मेगापिक्सल का होता है तो वो 1 इंच में ज़्यादा डॉट या ज़्यादा पिक्सल बना पाता है, और एक फ़ोटो पिक्सल का ही कॉम्बिनेशन होती है। छोटे छोटे पिक्सल जुड़ते हैं तो एक फ़ोटो तैयार होती है। तो वो छोटे छोटे पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा फ़ोटो में क्लियरिटी आएगी। तो समझिए इस चीज़ को, ज़्यादा मेगापिक्सल होने से कैसे फ़ोटो आती है, समझ में आया कि नहीं? कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी ही ज़्यादा फ़ोटो आपकी साफ़ आने का कारण है कि उतने ही ज़्यादा पिक्सल उस कैमरे के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया एक छवि किससे जुड़कर बनी होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पिक्सल्स को जोड़ते हैं तो आपकी एक छवि या फ़ोटो तैयार होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। 33वां सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं। DPI डॉट पर इंच क्या मापता है? वही चीज़ है, डॉट पर इंच क्या चीज़ मापेगा? डॉट पर इंच क्लियरिटी ही मापेगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व कि 1 इंच जगह में कितने ज़्यादा डॉट बना रहा है। अगर DPI आपने ना देखा हो, जो फ़ोटो पेपर प्रिंट होने के लिए आपका यूज़ होता है, उसके रैपर पे आप देखेंगे तो लिखा रहता है कितनी DPI है, या प्रिंटर में भी आप क्वालिटी चेक करते हैं तो भी DPI आपको वहाँ पर दिख जाती है। DPI का ज़्यादा होना बताता है कितनी क्लियर आपकी इमेज आएगी। जितना डॉट पर इंच ज़्यादा होगा उतनी ही क्लियर आपकी इमेज होगी। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 34वें सवाल की तरफ। 34वां सवाल देखते हैं क्या है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है? तो यहाँ पर आपने सुना होगा ना, जब बड़ी फाइल होती है तो उसको कुछ करते हैं तो वो फाइल छोटी हो जाती है, छोटी साइज़ में हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, MPEG, अनजिप्ड, मेंटेंस, ये क्या है, मेंटेंस कुछ ऐसे लिखा है, कंप्रेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जब फाइल को कंप्रेस कर देते हैं तो वो फाइल छोटे साइज़ की हो जाती है और उसे भेजना आसान हो जाता है। कंप्रेस करते हैं या जिप में बदल देते हैं, कई तरीके हैं यहाँ पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद हमारा 35वां सवाल है। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें एक के साथ, यहाँ पर को थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सभी प्रक्रियाओं या ऑपरेशन शामिल डेटा होता है, डैश डैश कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट्स होता है, तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है 36वां सवाल। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं होती है, और वो आपकी है विजुअल बेसिक नेट। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है।
इसके बाद आपका 36वें के बाद 37वां सवाल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किया गया टाइप है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया टाइप है वो रिलेशनल डेटाबेस है, RDBMS कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 38वां सवाल है, नए टाइप के डेटाबेस को कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है। तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है आपका। बारी है अपने 39वें सवाल की, डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं तो आप डेटा फ्लो डायग्राम आप बनाते हैं, तो इसमें सर्कल आपका जो होता है वो प्रदर्शित करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका अगला सवाल देखते हैं, जो कि 40वां सवाल है, विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो शब्द आया है वार्म बूट। अब वार्म बूट क्या होता है, देखिए बूट पहली चीज़ क्या होता है, तो जब आप सिस्टम को ऑफ रहता है, मान लीजिए आप कमरे में पहुँचे, सिस्टम ऑफ था, उसे आपने ऑन कर दिया, तो जिस सिस्टम आपका ऑफ से ऑन जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब ये दो तरीके की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, सिस्टम ऑन है आपका, आपने बटन बंद की, बिजली बंद हो गई और फिर आपने ऑन कर दिया। तो इसमें कंप्यूटर, समझ लीजिए एक तरीके से समझने के लिए कि कंप्यूटर को ठंडा होने का मौका मिल गया, तो इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन है, आपने पावर बटन दबाई और रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट जब होता है तो सिस्टम को वार्म बूट कहा जाता है। रीस्टार्ट होने का मतलब कि सिस्टम ऑफ नहीं हुआ है, जिस अवस्था में था, जैसे ऑन था, बस ऑफ हुआ और तुरंत ऑन हो गया, इस चीज़ को वार्म बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को कंट्रोल अल्टरनेट डिलीट की सहायता से कर सकते हो। बारी है अपने 41वें सवाल के। 41वां सवाल देखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है। तो फ़ॉन्ट जो आप चेंज करते हैं वो सारी चीज़ फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। यहाँ पर ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद आपका 42वां सवाल है, डैश डैश फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान करने की एक प्रणाली है। तो यहाँ पर इस प्रणाली को कहा जाता है FAT। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसके बाद आप चलते हैं 43वें सवाल की तरफ। 43वां सवाल क्या है, डैश डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो यहाँ पर आपका जो एक सिस्टम आ चुका है कि आप पहले देखिए, पहले इनपुट कैसे देते थे, टाइप करके देते थे, लेकिन अब अगर आप बोलें ओके गूगल और उसके बाद अपनी कोई बात बोलें तो वो सिस्टम अपने हिसाब से मोबाइल कनेक्ट कर लेता है। या आप आईफोन यूज़र हैं तो ओके सिरी बोलते हैं तो वो आपका बात को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है कि आपकी आवाज़ से आप कमांड दे पाओ। ठीक, चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वर डैश डैश एप्लीकेशन का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो एक सर्वर जो है किस तरीके के एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए सर्वर कोई भी, देखिए कोई वेबसाइट होती है तो उसका दो एंड होता है, एक आपका फ्रंट एंड होता है और दूसरा आपका बैक एंड होता है। ठीक, ये फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है। फ्रंट एंड जो होता है वो यूज़र के लिए होता है। मान लीजिए आप सरकारी रिजल्ट या कोई भी साइट चला रहे हो, तो जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो आपका फ्रंट एंड है। लेकिन जो सर्वर के लिए काम करता है उस चीज़ को बैक एंड कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, सर्वर के लिए जो काम करता है, जो पीछे काम करता है, उसको बैक एंड। जैसे दुकान पे आप जाते हो तो दुकानदार जो है रुपए काट रहा है वो तो अलग होता है, लेकिन सामान निकालना, ले जाना, ये सब बैक एंड का काम है। और फ्रंट एंड का काम है आपको बताना कि भैया देखो ये सामान हमारे पास, एक चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब चीज़ जो बता रहे हैं ना वो फ्रंट एंड है, कि आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सिर्फ। लेकिन पीछे बहुत सारे काम और होते हैं जो सर्वर एंड पे होते हैं, उसे हम बैक एंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बैक एंड सही जवाब है कि एक सर्वर बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है और बिना इसके कोई भी काम नहीं हो सकता है। 45वां सवाल है, विंडोज़ XP में XP का क्या मतलब है। चलो बताओ XP का क्या मतलब था विंडोज़ XP में। तो XP का मतलब था एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 46वां सवाल है। एक्सेल में घाती संख्या को निरूपित मतलब दर्शाने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो पावर को आपको इस फॉर्म में दर्शाना होता है इस साइन से, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 47वां सवाल है। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका ईमेल मैसेज है वो वायरस का स्रोत नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो सभी चीज़ें वायरस का स्रोत हैं। समझ रहे हैं? तो कोई भी सोर्स हो, आप इंटरनेट से कुछ भी ले रहे हो, तो वहाँ पे वायरस का खतरा तो आपका बना ही बना रहता है। 48वां है कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो प्रिंटर देखिए दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो छाप छोड़े, जैसे टकरा के, जब टकराव हो के प्रिंटिंग होती है तो उस टाइप के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और जो शांति से प्रिंट हो जाए, जैसे आप दुकानों पे देखते हैं फ़ोटो जब प्रिंट होती है शांति से प्रिंट करती है, तो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो टकराव करके कौन सा प्रिंट करता था? पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर? नहीं। तो यहाँ पर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखिए जो दीवानी में ये पहले यूज़ होता था, कोर्टों में ऐसे कड़कड़ कड़कड़ टाइपराइटर जो होता था, वो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49वां, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? तो उसके लिए आपका OCR यूज़ होता है। ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब आपका कैरेक्टर लिखा है तो ये स्कैनर चला दीजिए तो वो इसको रिकॉग्नाइज करके अपने आप बता देगा या टाइप ही कर देगा कि क्या चीज़ लिखी गई है। और उसके बाद 50वां सवाल है, हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर डैश डैश मॉनिटर रखते हैं? तो यहाँ पर हाई DPI, हाई रिजोल्यूशन का कंप्यूटर है तो उसमें क्लियरिटी ज़्यादा चाहिए। क्लियरिटी ज़्यादा अगर स्क्रीन नहीं होगी तो जो हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर है वो दिखाएगा कैसे चीज़ों को? समझ रहे हैं कि नहीं? आप हाई रिजोल्यूशन की कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो उसके लिए डिस्प्ले यूनिट भी हाई रिजोल्यूशन की चाहिए। तो हाई रिजोल्यूशन क्या होगा? जिसमें ज़्यादा DPI हो, जिसमें 1 इंच में ज़्यादा डॉट बने, वही कैमरा वाला कॉन्सेप्ट। तो हाई DPI यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 25 सवाल थे। कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाएं। अगर हमारा ये प्रयास आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, किस तरीके के एजुकेशनल चैनल हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिए कि ऐसा भी एक चैनल है जो फ्री में हमको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।